अगर वो सिद्ध कर दें तो हम छोड़ देंगे, सामाजिक काम भी छोड़ देंगे, राजनीति भी छोड़ देंगे। राम राम भाई, सारे भाई में आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। फिलहाल भाई भिवानी में, और आज का जो दिन है, जो आज आप वीडियो बनावांगे 25 जून 1975। आप सोचोगे सुंदर क्या बात करा है। आज का दिन जो है इमरजेंसी लगी थी, वह क्यों लगी थी ज़्यादा तो अपन ज्ञान को नहीं, लेकिन आज उसका बारे में बताने खातर है कामरेड ओम प्रकाश जी फिर तक अपना चैनल पाओगे और पूरी बात बताओगे, क्यों लगी, कैसे लगी, वो सारी बात जो है आप करांगे। 21 महीने तक जो है यह इमरजेंसी चली थी और इसमें क्या फ़ायदा होया, क्या नुकसान होया, वो सारी की सारी कामरेड ओम प्रकाश जी तक जो है बात करांगे। आज ही कामरेड जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, सुंदर स्टार का स्वागत है, दर्शकों का स्वागत है जी, धन्यवाद। तो जी आपने पीछे जो वीडियो बनाई तो उसमें एक कमेंट आ रहा था, उस कमेंट की आप से बात करांगे। आज का जो दिन है, आज 25 तारीख है, 1975 को जो है इमरजेंसी लगी। जो मेरे वर्गे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका अच्छी तरीक़ा है समझ में आ जाए जी। ठीक, देखो सुंदर भाई, आपातकाल जो देश में लगाई जाती है वो अधिकार हमारे संविधान में दिए गए शासकों को जी। आपातकाल दो तरीके से लगाई जा सकती है। एक तो कोई बाहरी देश का आक्रमण हो, जैसे 1962 में चीन और भारत की जो लड़ाई हुई थी उसमें ये आपातकाल लगाई थी, एक्सटर्नल खतरे से, बाहर के खतरे से। ठीक है। और ये काफ़ी दिन रही थी। 65 में 62 में चाइना के साथ लड़ाई हुई थी, 65 में पाकिस्तान के साथ हुई थी, 68-69 तक ये इमरजेंसी रही थी। ठीक है। वो बाहर का खतरा था, वो बाहर का खतरा था। उसके बाद एक होता है धारा आर्टिकल 352 के तहत, 353 के तहत इंटरनल कोई डिस्टरबेंस हो जाए, कोई देश में उपद्रव हो जाए, अराजक तत्व कोई व्यवस्था को ठप कर दें, हाँ। तो उस समय ये लगाई जाती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एक अधिकार दिया गया है संविधान निर्माताओं ने कि देश की डिस्टरबेंस, उपद्रव और अराजकता को रोकने के लिए ये अधिकार दिया गया है। ठीक है। ये हम दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जो हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने 1971 के चुनाव से पहले दो बड़े निर्णय लिए थे उन्होंने, और वो निर्णय समाज में क्रांतिकारी साबित हुए थे। एक तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हमारे बैंक प्राइवेट थे जी, और उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, जनता को सौंपे गए थे, और जो बड़े बड़े कॉरपोरेट थे जिनके बैंक थे उनको सरकार ने पैसा दे दिया उनकी पूंजी का, और वो जनता के बैंक बनाए थे। अच्छा। और दूसरा निर्णय श्रीमती इंदिरा गांधी ने लिया था परवी पर्स खत्म करने का, जो बड़े बड़े राज्य में लिया था, ये 69 में, 69। ठीक है। और एक निर्णय लिया था, राजे महाराजाओं को आज़ादी के बाद पेंशन मिलती थी। अच्छा। उनकी जमीन भी नहीं बटी, उनकी धन दौलत भी नहीं बटी, राज्य जरूर वो देश में शामिल कर लिए गए थे उनके, लेकिन उनको पेंशन मिलती थी उसके बदले में, जिसको परवी पर्स बोलते थे। काफी सालों से मांग थी किसान मजदूरों की, वामपंथी आंदोलन की भी मांग थी कि भाई ये राजे रजवाड़ों को जो पेंशन दी जाती है ये देश के खजाने पर अनावश्यक बोझ है। ठीक है। तो वो श्रीमती गांधी ने बोल्ड स्टेप उठा के वो पेंशन खत्म की थी राजाओं की। अच्छा। हाँ। और उस समय कांग्रेस में भी अंदरूनी जो ने दो गुट थे, तो श्रीमती गांधी का गुट ये दोनों कदम उठा करके जो सिंडिकेट कांग्रेस थी उसको सेटबैक दिया था उसने। दूसरा गुट में कौन था? दूसरे गुट में ये संजीवा रेड्डी थे, मोरारजी देसाई थे, और कई नेता थे कांग्रेस के, जो उसको सिंडिकेट ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद दोनों निर्णयों के खिलाफ एक उस समय जनसंघ होता था जो आजकल भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा। और सिंडिकेट ग्रुप के कुछ लोगों ने मिलकर ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी ठीक नहीं है, और ये जो है ना परवी पर्स खत्म कर दिया ये भी ठीक नहीं है। जो बलराज मधोक थे जनसंघ के प्रधान उस समय, उन्होंने रिट याचिकाएं लगाई थी, वो रिट याचिकाएं निरस्त होगी, कैंसिल होगी, और ये दोनों निर्णय देश में लागू हुए। और 1971 में फिर इंदिरा गांधी ने जब चुनाव लड़ा तो उसने नारा दिया था गरीबी हटाओ
और देश का विकास हो, गरीबी भूखमरी इसको हटाया जाए और देश की जनता की समस्याओं का समाधान हो और भारत को आगे बढ़ाया जाए, ये नारा दिया था। ये नारा देने के बाद फिर असल में दिक्कत क्या है कि हमारे देश में आज़ादी के बाद जो सरकारें आई वो उनकी नीतियां जो है जरूर, देश आज़ाद हो गया, सरकारें आ गई, हालांकि मूलभूत उद्योग भी लगाए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके कार्यकाल में, पंचवर्षीय योजनाएं भी हुई और देश ने एक विकास भी किया। लेकिन वो धीरे धीरे जो कॉरपोरेट और सामंत परस्त जो नीतियां थी उनकी वजह से जनता की समस्याएं हल नहीं हुई और बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ देश में आंदोलन हो गए। अच्छा, हाँ, उस समय जो है ना 72-73 में 72-73 और जयप्रकाश नारायण फ्रीडम फाइटर थे वो, और कुछ जो सिंडिकेट ग्रुप के लोग थे, जनसंघ के लोग थे और कम्युनिस्ट पार्टी थी CPIM विशेषकर, वो उन्होंने मतलब ये आंदोलन किया गरीबी के खिलाफ, भूखमरी के खिलाफ, और देश में बड़ा आंदोलन हो गया। उसी दौरान में बंगाल में भी काफ़ी जो वहाँ राज्य सरकार थी उसने बहुत आतंक मचा दिया, 1200 कॉमरेडों का कत्ल कर दिया था उस समय। अच्छा, हाँ, वो उसी समय से ये लग रहा था कि देश की दिशा एक समय में ठीक थी, प्रगतिशील थी, लेकिन अब दिशा ये ठीक नहीं जा रही है और ये कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि तानाशाही की तरफ बदल जाए। तो दुर्भाग्य कह लो उसको। उस समय एक राजनारायण थे सोशलिस्ट नेता, उन्होंने 1971 का रायबरेली से चुनाव लड़ा था और उस चुनाव की रिट याचिका दायर कर दी कि भाई श्रीमती इंदिरा गांधी ने अनफेयर मीन्स इस्तेमाल किए हैं और उसमें अनियमितताएं हैं चुनाव में, वो चुनाव जीत गई, जब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। और उसमें कोई IPS या IAS अफसर था, उसका प्रूव हो गया कि भाई उसने इंदिरा गांधी के लिए, श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए काम किया है। अच्छा। उस याचिका को लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट में 12 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया और उनको 6 साल से चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने। अच्छा। वहां से ये दिक्कत आई और उन्होंने 20 दिन का टाइम दिया, भाई 20 दिन तक, क्योंकि उनके वकील, श्रीमती गांधी के वकील ने कहा कि भाई एकदम प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगी तो देश में अराजकता पैदा हो जाएगी, अस्त व्यस्तता हो जाएगी और अभी थोड़ा टाइम दिया जाए। तो वो टाइम उन्होंने 20 दिन का दे दिया जगमोहन सिन्हा ने जी। उसके बाद श्रीमती गांधी ने और उसकी कैबिनेट के कुछ लोगों ने, बताते हैं भाई कैबिनेट में भी प्रस्ताव नहीं लाई श्रीमती इंदिरा गांधी, अब ये तो हम नहीं बता सकते उस समय का, लेकिन वो आपातकाल घोषित कर दी और 20 जून 1975 को दिल्ली में उनका बड़ी रैली थी। विपक्ष ने 22 जून की रख रखी थी। तो बताते हैं कि जयप्रकाश नारायण को वो रैली या विपक्ष को वो करने नहीं दी। अच्छा। 25 को शायद वो रैली बनी है, फिर 25 को गिरफ्तारियां कर दी, आपातकाल घोषित कर दी, राष्ट्रपति ने साइन कर दी। उसमें तमाम विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और 19 महीने तक जेल में रहे वो। इस दौरान में कांग्रेस पार्टी ने 20 सूत्री कार्यक्रम श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया और 5 सूत्री कार्यक्रम उनका बेटा जो संजय गांधी था उनके नेतृत्व में ये किया। आज ये ठीक है, एक दुर्भाग्यपूर्ण चैप्टर है ये और आपातकाल लगा करके डेमोक्रेसी को नुकसान हुआ है, लेकिन जिस तरीके से आज जो शासक हैं और जो पार्टी शासन में है वो इसको इस रूप में दिखा रही है कि संविधान खत्म कर दिया था, डेमोक्रेसी खत्म कर दी थी और वो जो ने ये कांग्रेस पार्टी ने किया, इस तरह से वो प्रतिपादित कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं, एक तो उस इमरजेंसी में जो जनसंघ था और RSS था उसका रोल देखिए आप। उस समय बलराज मधोक जो है वो जनसंघ के नेता थे और बाला साहब देवरस RSS के चीफ थे। अच्छा। सर संचालक। उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी कि हम इमरजेंसी का समर्थन करते हैं और आपके 5 सूत्री कार्यक्रम और 20 सूत्री कार्यक्रम की हम पूरा समर्थन करेंगे और हम आपके खिलाफ नहीं है, हमें माफ कर दीजिए, हमें जेलों से छुड़वा दीजिए हमारे लोगों को। अच्छा अच्छा। श्रीमती गांधी ने उसका जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा लेटर लिखा, उसका भी जवाब नहीं आया। फिर विनोबा भावे थे उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो उनके पास गए
उन्होंने भी जवाब नहीं दिया उनके लेटर का। वो माफी मांगने के लिए गए थे कि श्रीमती गांधी से बात करवा दो, हमारे लोगों को छोड़ दो। और बताते हैं जेल में दो बॉक्स लगा रखे थे। अच्छा। और एक आदमी ने पूछा भी ये 2 बॉक्स किसके? बोले RSS वालों की एप्लीकेशन आती है माफीनामे की। अच्छा। कोई 6 महीने रहा, कोई 2 महीने रहा, कोई 4 महीने रहा, कोई 8 महीने रहा। अब ये सरकार आने के बाद सबकी पेंशन कर दी। भाई पेंशन तो उसकी होनी चाहिए थी ना जो 19 महीने जेल में रहा और माफी मांग के आ गया, उसकी काहे की पेंशन? उनकी भी पेंशन कर दी आपातकाल में। अच्छा। तो हमें आपातकाल से लेसन लेना चाहिए। आज जो आपातकाल का के नाम पर जो डेमोक्रेसी की हत्या बता रहे हैं, संविधान और डेमोक्रेसी विरोधी दिवस के रूप में मना रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, हम उनसे एक बात पूछते हैं, भाई ये तो देश का दुर्भाग्य था कि उस समय अगर वो आपातकाल नहीं लगती तो 2014 में जो लोग देश की आज़ादी की लड़ाई में नहीं थे उनको ये सत्ता हाथ नहीं लगती है। और जो आज़ादी की लड़ाई का विरोध कर रहे थे RSS, उनके हाथ में ये सत्ता नहीं लगती अगर वो आपातकाल नहीं लगती। वो आपातकाल बिल्कुल एक तानाशाही थी जिसके लिए राहुल गांधी ने भी रिग्रेट कर लिया, भाई वो एक हिस्टोरिकल मिस्टेक हुई है और वो देश के संविधान के लिए, देश के हित में, जनता के हित में वो ठीक नहीं था। उन्होंने रिग्रेट भी कर लिया। उसके बाद वो ये कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि वो तो ऐसा मिस्टेक कांग्रेस ने किया कि डेमोक्रेसी ही खत्म कर देती, जबकि इंदिरा गांधी ने जनवरी 1977 में चुनाव की घोषणा कर दी थी। 21 मार्च 1977 में चुनाव हो गए थे, हालांकि वो हार गई, उसका बेटा भी हार गया, यहाँ चोई बंसीलाल भी हार गए, बड़े बड़े नेता उत्तर भारत में हार गए। कांग्रेस पार्टी को बड़ा भारी नुकसान हुआ उससे। जीता कौन था? वो साउथ में जीते थे, दक्षिण भारत में जीते थे। अच्छा। हाँ, तो हम ये सरकार थी, उनकी सरकार थी नहीं, वो देश में आम चुनाव हुए तो दक्षिण भारत में कांग्रेस जीत गई, 100-150 सीटें उनकी आ गई। अच्छा। उत्तर भारत में हार गए वो, यूपी है, अच्छा। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है। और तो यहाँ मतलब कांग्रेस पार्टी हार गई, वो जो ब्लंडर उन्होंने किया था और उससे लेसन भी लिया गया। अब जो 2014 के बाद क्या हो रहा है देखिए, अब अघोषित आपातकाल है, कोई भी सरकार की आलोचना नहीं कर सकता, उसकी नीतियों की, उसकी विदेश नीति की, उसकी आर्थिक नीति की कोई आलोचना करता है तो उस पर सीधा UAPA लगता है। अभी भीमा कोरेगांव का आप भी तो करने लगे। अब मैं करना है, मेरी तो ताकत नहीं है ना, ताकत हो तो ये गिरफ्तार कर ले मेरे पे। उनको पता है कामरेड है, घूमता रहेगा, कोई खास बात नहीं, ज्यादा ताकत नहीं है। अब देखिए आप, भीमा कोरेगांव में क्या था, जलसा ही तो था एक। कितने लोगों पर UAPA लगा के अंदर कर दिए, जमानत तक नहीं हुई, 2-3 लोग तो अंदर ही मतलब अपना जीवन समाप्त कर गए। वो क्या था, वो जलसा ही तो कर रहे थे, लेकिन उसमें बाकायदा अमेरिका से कंप्यूटर में फीड किया गया कि ये तो मोदी शासन को पलटने का षड्यंत्र रच रहे थे। UAPA लगा के अंदर कर दिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई छात्र अंदर हैं आज भी कि ये मतलब मोदी सरकार का तख्ता पलट रहे थे। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा था वो खत्म कर दिया, साल 8 महीने वो इमरजेंसी रही, इंटरनेट तक भी बंद कर दिए। आप देखोगे फिर CNRC एक तरफा तौर पर संविधान का उल्लंघन करके वो जो कानून ले आए, एक समुदाय को बाहर कर दिया सिटीजनशिप से कि इनको बाहर से आएंगे तो दुखी होंगे तो हम सदस्यता नहीं देंगे। और दूसरी तरफ ये जो अभी वक्फ बोर्ड का कानून पास कर दिया मनमर्जी से, देख रहे हो ना आप। और कोई बोले तो वो जो ने मतलब विरोध दी, और एक समुदाय पे मॉब लिंचिंग, उनके मकानों को ढाया जा रहा है। और तमाम देश में 1991 में कानून बन गया था कि भाई देश की आज़ादी पे एक बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि को छोड़ के जो भी स्टेटस था 1947 में, चाहे वो मस्जिद मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे, चाहे मंदिर हिंदू कर रहे थे, चाहे कोई गुरुद्वारा है, कोई चर्च है, कानून बन गया कि भाई उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता। उसके बाद भी मस्जिदों के डिस्प्यूट पैदा करके कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रही है, सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की जा रही है, और उनके घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। तो ये क्या है, ये उस समय प्रेस जो थी उस समय लड़ी, उस इमरजेंसी के खिलाफ प्रेस, काफी पत्रकारों ने हौसला दिखाया, अखबार के मालिकों ने, सेंसरशिप होने के बाद। और आज देश में तमाम कॉरपोरेट के अखबार एक तरफा तौर पर शासन की लिख रहे हैं, जनता की आवाज को नहीं लिख रहे, विपक्ष की आवाज को नहीं लिख रहे। और वो बड़ी बड़ी ऐड लेते हैं
और कॉरपोरेट के हाउसेज हैं प्रेस के ऊपर, और कॉरपोरेट का ये शासन है। तो ये अब आने वाले टाइम में भी हमें ये जो जिस तरह का एक मतलब थोप रखा है नव फांसीवाद कि बोलने नहीं दिया जा रहा, और अखबार और टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक नैरेटिव बना देता है, और वो नैरेटिव आप देखोगे हमारे 42 जवान शहीद हुए पुलवामा में, नैरेटिव बना दिया देश को खतरा है। भाई जिससे खतरा है उसके खिलाफ सुरक्षा कौन करेगा? उरी में हमला हुआ, हमारे 18 नौजवान, उनका कोई इंक्वायरी नहीं। एक जो है देवेंद्र सिंह डीएसपी थे, आज तक उसका पता नहीं है। हथियारों के साथ आतंकवादियों के साथ वो गाड़ी में पकड़े गए। उस टाइम तो आप भी बीजेपी के साथ में थे जब ये हमला हुआ, आप भी कह रहे थे कि बदला लिया जाए। ना ना ना, मैंने कभी नहीं गया बदला लो, आतंकवादियों को मारो। हाँ वही आतंकवादियों को मारो। हाँ। ये पहलगांव की घटना है। पहलगांव में जो आतंकवादियों ने हमारे 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या की है, उस समय उन आतंकवादियों को घेरना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। उस समय मैंने ये कहा था, सिंदूर जो ऑपरेशन चला उसको, हाँ उसको, हाँ हमने ये कहा था भाई सरकार के साथ है, फौज के साथ है, फौज हाँ। जो कार्रवाई कर रही है, और आतंकवाद पर अंकुश लगाना चाहिए, उन आतंकवादियों को पकड़ना चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए। हाँ। ये हमने कहा था, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा भाई ये आंतरिक सुरक्षा की गृह मंत्री की सरकार की जिम्मेवारी है। जब सरकार बार बार फेल हो रही है, उरी में फेल होगी, आपका पुलवामा में फेल होगी, सुरक्षा नहीं कर पाई, पहलगांव में मतलब फेल होगी, तो आखिर सुरक्षा की जिम्मेवारी तो सरकार की है। वो क्यों नहीं कर पा रही सुरक्षा? जबकि धारा 370 भी खत्म कर दी, वो राज्य का दर्जा भी खत्म कर दिया, फिर भी आतंकवाद जो बार बार हमारे गृह मंत्री करेगा, आतंकवाद की कमर तोड़ दी धारा 370 समाप्त करने के बाद, उसके बाद भी वहां आतंकवाद है। तो ये देश की सुरक्षा की सरकार की जिम्मेवारी है। जी जी जी। इन चीजों पर कोई कहता है तो आप बोलेंगे फौज का अपमान कर रहे हो, आप देश का अपमान कर रहे हो, दुश्मन का साथ दे रहे हो, ऐसी ऐसी भाषा इस्तेमाल। अपन ने वीडियो बनाई, एक कमेंट आ रहा था जो कि उसमें लिख रखा था, जिस तरह से कामरेड जी आवाज़ उठा रहे हैं, जैसे हमने वहाँ का जो युद्ध चला हुआ है, हाँ हाँ हाँ, उस वीडियो पर कमेंट आ रहा है कि जब कामरेड जी इस तरह बोल रहे हैं तो इनका कुछ फंडिंग आता है। देखो जी ऐसा है, अगर वो सिद्ध कर दें तो हम छोड़ देंगे, सामाजिक काम भी छोड़ देंगे, राजनीति भी छोड़ देंगे। अगर फंडिंग आता है तो वो फंडिंग को पकड़ क्यों नहीं लेते? जाए कॉरपोरेट से आ रहा है फंडिंग, तो चुनाव के लिए गाड़ियां भर भर के नोटों की आई हैं, उसको तो नहीं पकड़ते हो। हमारे पास किसका फंडिंग आ रहा है देखें, प्रूव करें, हम गुनाहगार हैं उसके। मैं 1500-2000 रुपये देता हूँ मेरी पार्टी को, मेरी पेंशन से हर महीने, कम्युनिस्ट पार्टी को। हमारे कैडर के जो मेंबर हैं, हम इस तरह ऑनलाइन मेंबर नहीं बनाते जो ये साधारण ऑनलाइन मेंबर बनाते हैं। जिस तरह का इनका मेंबरशिप का अभियान चल रहा है पार्टियों का, हम ऐसे मेंबर नहीं बनाते। 3 कंडीशन है हमारी मेंबर की। फर्स्ट, समाज के परिवर्तन में विश्वास रखता हो, समतावादी समाजवादी व्यवस्था लाना चाहता हो। दूसरा है कि वो किसी न किसी संगठन में काम करता हो, किसान मोर्चे पर, महिला मोर्चे पर, युवा मोर्चे पर, छात्र मोर्चे पर। और तीसरी, अपनी नेक कमाई में से एक हिस्सा पार्टी को देता हो। अच्छा। हम पूंजीपति, हमारी पार्टी ने तो वापिस किए हैं। 20 लाख का चेक जो ना टाटा का आया था वो वापिस कर दिया हमारी पार्टी ने कि हम कॉरपोरेट से पैसा नहीं लेते। और अभी सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका दायर की थी। ये जो आपका जो ये आया था ना राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने का बॉन्ड योजना, बॉन्ड योजना में हमारी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि ये ठीक नहीं है। कॉरपोरेट की राजनीति से अगर पार्टियां चलेंगी तो जनता के हितों पर ध्यान नहीं दे पाएंगी। चलिए, और तब ये कैंसिल किया है सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल के बाद। जी जी जी। हाँ, तो भाई आपने पूरी की पूरी जो है बात सुनी होगी। अगर कामरेड जी की बात आपने गलत लग गए हैं, इनके ऊपर आप भी बोलना चाह रहे हो कि भाई मैं भी बताऊंगा इसके ऊपर यह बात, तो मेरा नंबर चल रहा स्क्रीन के ऊपर, ज़रूर मेरे तक संपर्क करो। आपकी आवाज़ भी मैं सुनूंगा और इसे पूरा मामला लेके, इस वीडियो लेके के कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दी। और राम राम सारे भाई, जय हिंद, जय भारत।